वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नेटफ्लिक्स पे धमाकेदार सीरीज दिल्ली क्राइम का सीजन 3 आ चुका है, जिसे मैंने अभी अभी देख के खत्म किया है और अब मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिल्म की कहानी तो धमाकेदार है ही, लेकिन साथ ही साथ फिल्म में गजब की एक्टिंग की है शेफाली शाह, रसिका दुग्गल और हुमा कुरैशी ने। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस सीजन की कहानी साल 2012 में हुए उस बेबी फलक केस से इंस्पायर्ड है जो दिल्ली में हुआ था। और जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि साल 2012 में दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक औरत 2 साल की बच्ची को छोड़ गई थी। इस बच्ची के सर पे गहरी चोटें लगी थीं और उसके शरीर पे किसी इंसान के काटने के निशान भी थे। केस इतना दर्दनाक और भयानक था कि तुरंत इसने मीडिया और न्यूज रिपोर्टरों की सारी अटेंशन ले ली और देखते देखते रातों ही रात ये केस एक बहुत बड़ी हाईलाइट बन गया था। और जब पुलिस ने आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत ही भयानक सीक्रेट का पता चला और वो सीक्रेट इसी कहानी में दिखाया भी गया है। तो कहानी की मेन लीड यानी डीआईजी वर्तिका चौधरी, जिनकी पोस्टिंग अभी सिलचर असम में है, एक चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रुकवाती हैं और ट्रक को खोल के देखने पे वर्तिका की आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। ट्रक के अंदर कई नाबालिग और बालिग लड़कियां बहुत ही बुरी हालत में फंसी हुई हैं। इन सारी लड़कियों को नौकरी का झांसा देख के उनके घर वालों से दूर दिल्ली ले जाया जा रहा है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य तक इन लड़कियों को एक ट्रक के जरिए ले जाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। वर्तिका को शक होता है कि इस काम को अंजाम देने वाला कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है और ये लड़कियां किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का पार्ट बन चुकी हैं। बस इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेती हैं और सीधा दिल्ली रवाना हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उसी समय के आसपास दिल्ली पुलिस की एसीपी नीति सिंह को खबर मिलती है कि एक औरत 2 साल की छोटी बच्ची को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में छोड़ चुकी है। इस बच्ची की हालत बहुत खराब है, उसके सर पे गहरी चोटें हैं और उसके शरीर पे इंसान के काटने के निशान भी हैं। लेकिन जाते जाते उस औरत की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गई थी और उसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस वालों ने उस औरत का एड्रेस भी ढूंढ लिया। ये एड्रेस एक होटल का है जहाँ ये औरत अपने पति के साथ रहती थी। होटल की रिसेप्शन पे ये आदमी पुलिस वालों को बताता है कि इस औरत का नाम खुशी है और खुशी यहाँ पिछले कई महीनों से अपने पति राहुल और अपने एक छोटे बच्चे के साथ रह रही थी। लेकिन घर के अंदर तलाशी लेने पे पुलिस वालों को घर की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। सारी चीजें बिखरी बिखरी हैं और बाथरूम में तो खून के निशान भी हैं। फिर वहीं दीवार पे टंगी उस खुशी की तस्वीरें अपने पति के साथ और उस छोटी बच्ची के साथ हैं जो पुलिस वालों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर से मिली। अब पुलिस वालों को ये बात तो पता चल गई कि उस छोटी बच्ची को इसी औरत ने हॉस्पिटल में छोड़ा था, पर आखिर ये छोटी बच्ची इस औरत की लगती क्या है, क्योंकि इस लड़की की उम्र खुद इतनी छोटी है कि ये अभी माँ बनने लायक तो दिखती नहीं। फिर आखिर क्या रिश्ता है इसका इस छोटी बच्ची से और ये बच्ची को छोड़ के वहाँ से भागी क्यों, जिसका जवाब उन्हें खुशी को अरेस्ट करने के बाद मिलता है। पुलिस से छुपते छुपाते खुशी हॉस्पिटल में उस छोटी बच्ची को देखने आई थी, लेकिन एसीपी नीति और उसकी टीम से बच पाना उसका काफी मुश्किल था और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन खुशी के बाद उसका वो पति राहुल वहां से फरार हो गया। एसीपी नीति की टीम उसे ढूंढने में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ डीएसपी वर्तिका चौधरी अब दिल्ली आ पहुंची हैं। लड़कियों से भरे हुए उस ट्रक की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपनी टीम से मिलती हैं। ये पहला ट्रक था जो असम से दिल्ली की तरफ जाते हुए पुलिस ने रोक लिया, लेकिन वर्तिका को शक है कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में ऐसे ट्रक शायद पहले भी जाते रहे होंगे। अब मंडी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे वर्तिका का शक यकीन में बदल जाता है। ऐसे ही ट्रक से उसे कई लड़कियां उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद कैमरे में दिखाई देता है कि ट्रक से उतार के इन लड़कियों को एक छोटी वैन में बिठा के एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन वैन की थोड़ी पूछ पड़ताल करने के बाद वर्तिका को पता चलता है कि उस वैन का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उस खुशी नाम की लड़की का पति राहुल है। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं,
क्योंकि उस छोटी बच्ची का हॉस्पिटल में मिलना और असम में वो लड़कियों से भरा हुआ ट्रक, ये दोनों केस अब इस जगह आके एक दूसरे से मिल चुके हैं। वर्तिका तुरंत नीति सिंह से मिलती है और नीति और वर्तिका अब ये दोनों केस एक साथ हैंडल करने में लगे हैं। जिसके बाद खुशी से पूछताछ करने के लिए वर्तिका खुद वहां पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पहले तो खुशी सारा सच बताने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन थोड़ा वर्तिका के प्रेशर डालने के बाद खुशी सारा सच उगल देती है। खुशी कहती है कि जिस बच्ची को मैं हॉस्पिटल में छोड़ के आई वो मेरी बेटी नहीं है। दरअसल वो बच्ची मेरे पति राहुल को कल्याणी ने दी थी। राहुल कल्याणी के लिए ही काम किया करता था और कुछ साल पहले मैं भी कल्याणी के लिए ही काम करती थी। हमारी वहीं मुलाकात हुई और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वर्तिका उसे पूछती है कि आखिर ये कल्याणी है कौन। जवाब में खुशी कहती है कि कल्याणी जिस्म फरोशी का धंधा करती है। वो मेरी दलाल थी जिसके हाथों मेरे माता पिता ने मुझे बेच दिया। काफी साल उसने मुझसे ये काम करवाया और फिर मेरी मुलाकात राहुल से हुई। कल्याणी से रिक्वेस्ट करके राहुल ने मुझे उस दलदल से निकाला और मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी के कुछ सालों बाद राहुल को ये बच्ची कल्याणी ने दी। हमें नहीं पता कि इसकी असली माँ कौन है, लेकिन राहुल का कहना था कि हम इस बच्ची को पाल के एक नई जिंदगी दे रहे हैं। और रही बात उस बच्ची को लगी चोटों की, तो खुशी कहती है कि वो चोटें बच्ची को मैंने ही दी हैं। एक रात अचानक मेरी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। ये चुप ही नहीं हो रही थी। इसे चुप कराने के लिए मैंने इसे खिलाने की कोशिश की और इसे दूध भी पिलाया, पर इसने उल्टा मुझे ही काट लिया। जिसके बाद मुझे मेरे गुस्से पे काबू नहीं रहा। मैंने भी उल्टा इसे काट दिया और फिर गलती से मेरी बच्ची मेरे हाथों से गिर के नीचे फर्श पे गिरी, जिसकी वजह से उसके सर और चेहरे पे वो चोटें लग गईं। खुशी की कहानी सुन के वर्तिका को समझ आ चुका है कि अभी खुशी की उम्र माँ बनने लायक बिल्कुल नहीं है। वो खुद ही इतनी छोटी उम्र की है कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। पर अब खुशी से सच जानने के बाद कल्याणी को पकड़ लिया जाता है। पुलिस के सवाल जवाबों में कल्याणी उलझ के रह जाती है और साफ साफ झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं इस तरह का कोई धंधा नहीं करती। जिस बच्ची के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं उस बच्ची का मुझे कुछ नहीं पता। खुशी ने आपसे क्या कहा और क्यों कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। कल्याणी से कोई साफ साफ जवाब ना मिलता देख कल्याणी को जेल भेज दिया जाता है और फिर खुशी के पति राहुल से पुलिस वालों को पता चलता है कि कल्याणी के लिए मैं लड़कियां असम से दिल्ली ले आता था और दिल्ली से ये लड़कियां आगे एक बड़े अड्डे पे पहुंचती थी, जहां से इन लड़कियों को कल्याणी की बॉस बाहर की दुनिया में भेजती है। मुझे उस बॉस के बारे में तो नहीं पता, पर कल्याणी को फोन पे उसे बड़ी दीदी कह के बुलाते हुए सुना है। हमारी वो छोटी बच्ची जिसे हमने अपनी बेटी बना के पाला वो भी मुझे कल्याणी से ही मिली थी। वो किसी एक ऐसी औरत की बेटी थी जिसे बड़ी दीदी ने आगे कहीं बेच दिया, लेकिन उसकी बच्ची को कल्याणी को सौंप दिया। पर कल्याणी के हाथों इस बच्ची का पालन पोषण बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने उससे ये बच्ची ले ली ताकि खुशी को भी थोड़ी राहत मिल पाए और हमारा भी एक छोटा सा परिवार बन जाए। बड़ी दीदी का नाम सुन के वर्तिका और निधि दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने ये नाम कभी नहीं सुना। आखिर ये बड़ी दीदी है कौन जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट इतना बड़ा जिस्म फरोशी का रैकेट चला रही है? इस राज पे से पर्दा अब कल्याणी ही उठा सकती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले कल्याणी के मुंह से कुछ उगलपा पाते, कोर्ट में पेशी के दौरान कल्याणी को गोली मार के 2 शूटर वहां से भाग जाते हैं। कल्याणी इस केस में एक अहम गवाह थी जो पुलिस वालों की मदद बड़ी दीदी को पकड़वाने में कर सकती थी। लेकिन कल्याणी की मौत के बाद अब ये साफ हो चुका है कि इस सारे षड्यंत्र की कर्ता धर्ता बड़ी दीदी ही है और ये मामला इतना सीरियस है कि बड़ी दीदी ने अब कल्याणी को जान से मरवा दिया। राहुल पुलिस वालों को वो एड्रेस बताता है जहां उसने उस छोटी बच्ची की मां को ड्रॉप किया था। ये एड्रेस रोहतक हरियाणा के एक मैरिज ब्यूरो का है।
ये मैरिज ब्यूरो हर साल कई अनाथ और गरीब लड़कियों की शादी करवाता है, लेकिन शादियां तो सिर्फ बहाना है औरतों को बेचने का। दूसरी पार्टी से पैसे लेके पूरे समाज के सामने इन औरतों की उन मर्दों से शादी करवा दी जाती है और किसी को कानो कान शक नहीं होता कि जिस्म फरोशी का ये धंधा इतने चुपचाप तरीके से चल रहा है। लेकिन अब इस बड़ी दीदी का असली चेहरा पुलिस वालों के सामने आ चुका है। बड़ी दीदी को भी खबर मिलती है कि पुलिस वाले उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और कभी भी किसी समय भी वो उस तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि उसका वो लड़कियों से भरा हुआ कंसाइनमेंट पुलिस के हाथों लग पाता, वो फैसला करती है कि रातों रात इन लड़कियों को यहाँ से थाईलैंड भिजवा देगी। थाईलैंड में बड़ी दीदी का डीलर इन लड़कियों का इंतजार कर रहा है और वहीं वर्तिका और उसकी सारी टीम बड़ी दीदी का पता लगा लेती है। उस राहुल की इंटेरोगेशन के बाद मिले सुरागों के जरिए पुलिस ने कई सारे कॉल ट्रेस किए। कॉल रिकॉर्ड्स में से एक नंबर उन्हें बड़ी दीदी का मिला, जिसका अभी फिलहाल एग्जैक्ट एड्रेस मुंबई के एक पोर्ट का है। वर्तिका अपनी टीम के साथ तुरंत उस पोर्ट पे पहुंचती है, जहां से वो लड़कियों से भरा कंटेनर थाईलैंड के लिए रवाना होने ही वाला था। लेकिन सही मौके पे पहुंच के वर्तिका की बहादुर पुलिस फोर्स ने उन लड़कियों को बड़ी दीदी के चुंगल से छुड़ा लिया और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बड़ी दीदी को गोली लग गई। गोली लगने से बड़ी दीदी की तो मौत हो गई, लेकिन औरतों के खिलाफ हो रहे इस जुल्म का क्या कभी खात्मा हो पाएगा? अगर वो छोटी बच्ची फलक एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ना मिली होती तो क्या कभी पुलिस के सामने बड़ी दीदी जैसे लोगों का ये घिनौना चेहरा सामने आ पाता? लेकिन हैरानी की बात ये है कि जितना इन सब में बड़ी दीदी दोषी है, उतना ही हम सारे भी, क्योंकि इन मासूम लड़कियों को इस जुर्म के दलदल में धकेलने वाले उनके परिवार ही हैं। कभी मजबूरी, कभी ये समाज और कभी हमारे खुद के चाहने वाले। ये तो बस हमारे देश में होने वाली लाखों कहानियों में से एक छोटी सी कहानी थी, पर अभी भी न जाने कितनी ही फलक और कितनी ही बड़ी दीदियां इन औरतों की जिंदगी खराब करने में लगी हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।